बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रहेला रौरे मन के। और देखो कि ये जो कृषि दर्शन कार्यक्रम है खास करके रौरे मन ले बनाल जा है नहीं। तो किसान भाई बहन मन कार्यक्रम शुरू करके आगे चलू रौरे मन के देखा थे हम कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं देश के किसान। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती है उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। यूं तो देश के किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और किसान उससे लाभान्वित भी होते हैं। ऐसे ही एक योजना की शुरुआत कृषकों के लिए की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम आय दी जा रही है। ये राशि 2-2 हजार रुपए करके 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे। राज्य के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे राज्य में ज्यादातर किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान कटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाई गई फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। कद्दू, करेला, झिंगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, आपके खेत हरे भरे रहें, साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं। स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, मंडी भाव के बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। ये जानकारी बहुत जरूरी है हर किसान भाई बहन मन ले। हरे चारे कर प्रबंध, ये तो रौरेमन जानीला कि हरे चारे कर महत्व का होवेला और उकर प्रबंध करे में का परेशानी होवेला। लेकिन हरा चारा जो है ये पशु मन ले बहुत जरूरी है, उमन के पोषक तत्व के जरूरी है। तो किसान भाई बहन मन, हरा चारा कर प्रबंध कैसे करल जाए और कहाँ से करल जाए, एक बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो हम रौरेमन के फीचर कर माध्यम से ये जानकारी दिवा थी। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं और पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विश्व के कुल पशुधन का 6ठा भाग भारत में होने के बावजूद दुग्ध उत्पादन में हमारा 20वां हिस्सा है। भारत में कृषि योग्य भूमि के मात्र 4% क्षेत्र में
चारा फसलों की खेती की जाती है। अधिकांश किसान देशी नस्ल के पशु का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे अपौष्टिक चारे आदि पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादकता निम्न स्तर पर बनी हुई है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसवां में। हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सेठ जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे हरे चारे के प्रबंधन के बारे में। क्योंकि आप जैसा जान रहे कि पशुपालन में खास करके पशुधन उत्पादन में हरे चारे का महत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर हम लोग देखें पूरा देश में तो हरे चारे का बहुत कमी है। खास करके जो हरा चारा है वो 23% का कमी है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रीन फोडर उसका देखें एकदम ग्रीन, तो उसमें भी आपको 28% की कमी है। पूरा देश का अगर जोत का हम लोग देखें तो कम से कम 8% का जो ज़मीन है उसमें हरे चारे का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन हम लोग का देश में भी मात्र 4% ही उत्पादन हरा चारा का हो रहा है। उसके साथ ही अगर राज्यों की बात करें तो खास करके दिल्ली है, उसके आसपास का जो क्षेत्र और पड़ोसी राज्य है उसमें भी हरे चारे का काफ़ी कमी है। किसी किसी में तो 100% का भी हरा चारे का कमी है। हम लोग का झारखंड प्रदेश में भी करीब करीब 70% हरे चारे का उत्पादन में कमी है। और हम लोग का जो कृषि क्षेत्र जोत है उसमें 1 से 1.5% ही मात्र कृषि भूमि में हरे चारे का उत्पादन होता है। और पशुधन में उसका उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरे चारे का उसमें समावित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पशुधन उत्पादन का लागत को कम करना चाहते हैं तो हरे चारे का उसका मिलान करना जरूरी है। उसके साथ ही अगर हम लोग हरे चारा खिलाते हैं तो कम से कम 18% का फाइबर उसको हम आसानी से मिल जाता है। जानकार कहते हैं कि पशुओं के भोजन में हरे चारे की एक खास भूमिका होती है। यह दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद भी होता है। हरे चारे के रूप में किसान अनेक फसलों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। भारत के जो किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, उनके लिए दुधारू पशुओं और पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से दो चार होना पड़ता है। झारखंड प्रदेश की अगर बात करें, जो पशुपालक भाई हैं उसमें मौसमी हरे चारे का उत्पादन करें, वार्षिक हरे चारे का उत्पादन करें और बहुवार्षीय जो एक बार लगा दे और कम से कम 4 से 5 साल का कटिंग करें, वैसे हरे चारे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मौसमी का बात करें तो रबी में अलग किस्म का हरे चारे का उत्पादन करना चाहिए, खरीफ मौसम में अलग किस्म का हरे चारे का उत्पादन करना चाहिए। और अगर जो अच्छे पशुपालक है जिसके पास मवेशी ज़्यादा हैं, बकरी ज़्यादा हैं, उन लोगों को वार्षिक जो वर्ष भर हरे उत्पादन हो वैसे तकनीक को अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग खरीफ की बात करें तो खरीफ के सीज़न में मक्का चेरी है, नेपियर है, सूडान है, पाराग्रास है, इन सब चीज़ों का खेती करना चाहिए। अभी जैसे जाड़े का मौसम शुरू हो गया है तो जाड़े के मौसम में अभी हम लोग बरसीम का खेती करें, लूसर्न का खेती करें। और एक जाड़े का मौसम में मक्का का भी होता है, मक्के का हम लोग कर सकते हैं। काउपी का हम लोग जो बरबट्टी है उसका भी प्रयोग हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। साथ में जई का हम लोग कर सकते हैं, ओट का कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग जाड़े के मौसम में हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि वर्ष भर हम लोग को मवेशी को हरा चारे का दिक्कत नहीं हो, तो उसी स्थिति में हम लोग जो दलहनी और गैर दलहनी दोनों हरा चारे को समावित करना चाहिए। चूँकि दलहनी में तो अच्छा फाइबर है ही, दूध उत्पादन बढ़ता ही है, लेकिन अगर दोनों का समावित करें तो पशु उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है। पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिसका दुधारू पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जायद में बहु कटाई वाली ज्वार, लोबिया, मक्का और बाजरा वगैरह फसलों को चारे के लिए बोया जाता है। हालांकि मक्का, ज्वार जैसी फसलों से केवल 4 से 5 महीने ही हरा चारा मिल पाता है, इसलिए किसान कम पानी में 10 से 12 महीने हरा चारा देने वाली फसलों को चुन सकते हैं। किसान भाई आप लोग ध्यान दें, 2 समय में हरे चारे का बहुत ज़्यादा कमी होती है। एक मानसून से पूर्व और मानसून के बाद। कहने का मतलब हुआ कि मई से जून के महीना में अगर हम लोग देखें तो हरे चारे का बहुत कमी हो जाती है। दूसरा, मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर के समय में हरे चारे का बहुत कमी होती है। तो इन दोनों मौसम को, दोनों महीने
को आपको देख के हरे चारे का उत्पादन करना चाहिए। और अगर आप लोग देखें तो अगस्त और सितंबर महीना में हरे चारे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सभी के खेतों में हरे चारे का उपस्थिति दिखता है। उस समय का जो हरे चारे है उसका हम लोग दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक सूखा चारा का बना के, जिसको हम लोग हे बोलते हैं, हे हम लोग बना सकते हैं। दूसरा साइलेज विधि को अपनाकर हम लोग साइलेज का, जिसको हम लोग घास का अचार बोलते हैं, घास का अचार भी बना कर रख सकते हैं। और जब उपयुक्त समय होगा, जब हरे चारा की कमी होगी, उसको हम लोग आसानी से उसको उपयोग में ला सकते हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि हरे चारे में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। पशुओं को हरा चारा खिलाने से पशुओं के रक्त संचार में वृद्धि होती है। हरा चारा खिलाने से पशुओं की त्वचा मुलायम और चिकनी होती है, दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है, गर्भ धारण करने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। हरे चारे का प्रबंधन में खास करके बीज का चुनाव करना चाहिए। जो उन्नत नस्ल का जो हरे चारे का बीज है उसका चुनाव करें और सही जगह से लें, जैसे कि IGFRI झांसी से, जो मतलब भारतीय घास अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से हरा चारे का बीज मतलब वहाँ से प्राप्त करें तो और अच्छा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय घास अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से आप लोग घास चारा का बीज उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरा कि समय पे उसका जो प्रबंधन है, चाहे खेती जैसे खेती करते हैं वैसा ही मतलब उसको खेती करना, और उचित मात्रा में उसका खाद जो फर्टिलाइजर उसका भी करना चाहिए। तो बताओ, ये जो हरा चारा कर महत्व के बारे में जान ली कि ठंड कर मौसम है चाहे गर्मी कर मौसम है, हरा चारा कर का महत्व होला और कितना मात्रा में देवल जाला इकर बारे में, है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसरी जानकारी को। दूसरी जानकारी है कि सरगुजा फसल में सामयिक कृषि कार्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है नहीं। तो भाई इकर ले चलो हम सीधे रौरमन के जो हमारे विशेषज्ञ साहब हैं उनके पास ले चला थी और जानकारी के दिवा देवा थी। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरगुजा फसल में सामयिक कृषि कार्य हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले तो ये बताइए कि सरगुजा फसल में अगर सामयिक कृषि कार्य की बात हो तो इस समय कौन कौन सी देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी? सरगुजा फसल एक महत्वपूर्ण तेलहन फसल है झारखंड का, खास करके आदिवासी इलाकों में। और इसके लिए अभी इसका जो बुआई का सीजन था वो अगस्त लास्ट से लेकर के और 15 सितंबर तक इसकी बुआई होती है। तो अभी मोटा मोटी करीब मैंने इसका जो बुआई का 2 महीना के आसपास समय लगभग हो रहा होगा। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसान भाई इसमें जो कृषि कार्य में आप निराई गुड़ाई अवश्य कर दिए होंगे, तो उसके बाद इसमें अनुशंसित मात्रा जो खाद का है उसमें 20 और 15 यानी 20 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास, इसके अलावा 15 केजी जो ये सल्फर का मात्रा अनुशंसा किया हुआ, जिसमें कि आपका आधा नाइट्रोजन बुआई के समय किसान भाई खेत में दे दिए होंगे और बाकी जो शेष आधा मात्रा है 20 केजी में 10 केजी आपका नाइट्रोजन, 10 केजी नाइट्रोजन मतलब कि करीब 20 केजी के आसपास या 22 केजी 22.5 केजी करीब यूरिया होता है। उतना मात्रा वो किसान भाई नमी देख करके, जब खेत में नमी हो उस समय किसान भाई अवश्य दे दें। इसके बाद जो बाकी जो शेष है उसमें यहाँ का मिट्टी में देखा गया है सल्फर का भी कमी। तो अभी अभी तो जैसे बारिश नहीं हो रही है, बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, तो खेत सूखा हुआ होगा, तो किसान भाई इसमें अपना ये सिंचाई का पानी का उपलब्धता देखते हुए कम से कम 1 या 2 सिंचाई अवश्य करें, जिससे कि उसके बाद ही जो शेष जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसका प्रयोग करें। और इसके बाद इस समय जो आपका सरगुजा फसल है उसमें
मुख्य रूप से कीट और रोग का प्रकोप बहुत कम देखा गया है। तो कीट इसमें मुख्यतः आपका 2-3 तरह का कीट होता है। एक तो भुआ पिल्लू होता है, एक आपका ये कटर होता है, ये स्टेम कटर, ये क्या बोलते हैं उसको। और दूसरा कि एक रोग होता है जिसमें कि आपका जो पत्ता है वो पूरा सफ़ेद चूर्निल रोग होता है। तो इस सब के नियंत्रण अगर करेंगे तो इस उपज जो है वो किसान भाई को अच्छा उपज प्राप्त होगा। तो जैसे कीट का नियंत्रण बताए तो अब बिहार हेरी कैटरपिलर हुआ, भुआ पिल्लू जिसको बोलते हैं, तो उसका नियंत्रण के लिए नुभान नाम का एक दवा है जिसका कि 300 मिलीलीटर 800 लीटर पानी में घोल करके 2 बार स्प्रे करेंगे। और दूसरा एक जो ये और कीट लगता है इसमें लाही, ठीक है। तो लाही के नियंत्रण के लिए ये आपका क्लोरीपाइरिफॉस हुआ या फिर क्विनालफॉस नाम का जो दवा है वो 1.5 ml प्रति लीटर के दर से अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो इसका प्रबंधन लगभग हो जाता है। ये जो है दवा 10 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाता है। और जैसे ये सफ़ेद चूर्निल का है तो वो रोग है फफूंद रोग के कारण, फफूंद के कारण होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स नाम का एक दवा है, उसको हम लोग स्प्रे करेंगे तो वो पानी में घोल करके, तो ये जो है इसका प्रबंधन होता है। लेकिन हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि अगर आगे भी फसल लगाना है सरगुजा का, अगले साल जैसे लगाएंगे, तो उसमें आप किसान भाई बीज उपचार अवश्य करेंगे। बीज उपचार फफूंदनाशी से, जैसे कार्बेंडाजिम हुआ तो प्रति किलो बीज 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के दर से उपचार करने पर ये सब का जो फफूंद का प्रकोप होता है वो नहीं होगा। और एक और अभी जो है कभी कभी मिट्टी अगर में नमी कमी है, कम नमी है तो उसके कारण ये दीमक का भी प्रकोप होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्लोरीपाइरिफॉस का धूल जो है वो अगर हम लोग खेत में इस्तेमाल करेंगे तो दीमक का प्रकोप कम जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हमारे किसान भाई कीट और रोग से अगर बचाते हैं तो निश्चित रूप से सरगुजा का फसल उनको बेहतर मिल पाएगा। लेकिन सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत सारे कीटनाशकों का जिक्र किया जिसका प्रयोग से कीटों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा ये तो जैविक तरीका हो गया, रासायनिक तरीका हो गया, जैविक तरीका में कुछ तरीका है जिससे कि सरगुजा के फसल को बचाया जा सके? हाँ, वो है आपका नीम सोक्ड कर्नल एक्सट्रैक्ट NSK जिसको बोलते हैं, निम्बिसिडीन या फिर नीम का और भी तेल का दवा आता है। तो उसका 5% घोल बना करके हम लोग अगर स्प्रे करेंगे तो उससे भी काफ़ी इसका नियंत्रण होता है। वो रिपेलेंट का काम करता है, उसके महक से कीट जो है भागता है। अच्छा, और अगर देखभाल की आवश्यकता की बात की जाए तो इस समय और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? एक चीज़ सरगुजा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरगुजा में करीब 50 दिन से 80 दिन के आसपास में इसमें बहुत अच्छा फूल आता है। तो उस समय किसान भाई अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो उससे जो है परागन बढ़िया होता है इसमें सरगुजा में। और अच्छा परागन के कारण 10 से 20% जो है उसका उपज बढ़ता है। हाँ, और ये तो हुआ उपज का। और दूसरा है कि इससे जो आपका मधुमक्खी पालन के कारण किसान का आमदनी भी लगभग करीब 3,000 साढ़े 3,000 प्रति हेक्टेयर में वो उनका ये जो है बढ़ जाता है। तो बताओ आज कर जो दुयो जानकारी रोक मिलक ई कैसन लागला? बेस है नहीं, इसने जानकारी तो लाइन के रोर मन के देवी ला और साथ में कही ले कि भाई रोड अगर कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन से इजाज़त ले पहले एगो बात और बताए देवा थी कि बहुत किसान भाई बहन बनकर शिकायत आवेला चिट्ठी कर माध्यम से कि देखो हम फलना दिन कर कार्यक्रम नहीं देखे पारली, छूट गलक, इकर जानकारी हमके नहीं मिलक। तो किसान भाई बहन मन परेशानी कर बात नखे, रौरेमन अपन मोबाइल के यूट्यूब में
फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रहो मन इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।